है कि जब भी हम ग्लोबलाइजेशन, जैसे हमने स्टार्ट किया था कंट्री में, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया था, यानी कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो एक हो गई थी, बॉर्डरलेस हो गई थी। ग्लोबलाइजेशन का यही मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ट्रेडर या बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है वो वर्ल्ड के ग्लोबल मार्केट में वो कहीं पे भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते थे, डील कर सकते थे, ये था। तो वहीं से उसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसका एक इम्पॉर्टेंट आउटकम आया जिसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है? आउटसोर्सिंग का सबसे इजी तरीके से, सिंपल वे में अगर जानने मतलब जाने तो ये होता है कि अपना काम जो है खुद ना करके किसी बाहर वाले से करवाना। ठीक है, अपना काम, हमारा जो काम है, हमारा कोई ऐसा वर्क है जो कि हमारा होना चाहिए था या हमें अपने बिजनेस में करना है, बट बिकॉज हमें बहुत सारी चीजों में, अपने बिजनेस एंटरप्राइज में, अपने कोई भी काम में हमें कई सारे फैक्टर्स पे, कई सारे डिपार्टमेंट पे ध्यान देना होता है, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्क होते हैं जिन्हें हम आउटसोर्स करा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी और अदर किसी और अलग जो है पर्सन को हायर करके या किसी एंटरप्राइजेस को या थर्ड पार्टी को हायर करके उनको पैसे देके उसके बदले में अपना वो सारी एक्टिविटीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करवा सकते हैं। ठीक है, अपना काम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम किसी थर्ड पार्टी से करवाना, ये होता है क्या? आउटसोर्सिंग। डेफिनेशन पढ़ते हैं पर उसकी, आउटसोर्सिंग रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज to the third party which were earlier performed by the organization। यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो पहले ऑर्गेनाइजेशन किया करती थी। नाम, बुक का नाम मेंशन कर दीजिए। बुक आपकी यही है, संदीप गर्ग, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो अभी जो मार्केट में बुक मिलेगी मे बी उसकी कवर थोड़ी डिफरेंट रहेगी, है ना, क्योंकि एडिशन चेंज हुआ होगा, न्यू ईयर की एडिशन वाली बुक होगी इसलिए। तो संदीप गर्ग, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लेनी है आपको बुक। दूसरा कौन सा? दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सेम संदीप गर्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें भी वही बुक लेनी है। चलो आगे देखते हैं क्या बोला था डेफिनेशन में, कि जब भी हम, ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है, अगर उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है या वो उनसे नहीं हो पा रहा होता है सही से, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करके वो काम जो है करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि आउटसोर्सिंग कराती हैं अपने सिक्योरिटी सर्विस को टू आउटसाइड एजेंसीज ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। सिक्योरिटी सर्विस मीन्स मतलब उनका ऑफिस चल रहा है और उसमें जितने भी सिक्योरिटी पर्पज से काम होता है वो किसी को आउटसोर्स करा दिया ऐसे एजेंसी को जहाँ पे ये काम होता है। तो वो क्या करेंगे, वो जो आपके ऑफिस में जो वॉचमैन है ना, और जो सीसीटीवी वगैरह इंस्टॉलेशन करना है और जितने भी सिक्योरिटी पर्पज से काम होता है, लॉक वगैरह, मतलब सारे डिजिटल वे जो भी होते हैं, ये सारी चीजें क्या करेंगे, ये जो आउटसोर्स जिन्हें हायर किया गया होगा वो लोग आएंगे और उनका काम होगा अब से सिक्योरिटी पे ध्यान देना। आप अपना काम करते रहिए, जो भी आप अपना बिजनेस जैसे भी चला रहे, लेकिन जो सिक्योरिटी वाला काम रहेगा वो सारा काम आपको कौन करेगा, जिसे आपने आउटसोर्स करवाया होगा। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए भी है कि आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से 1 मार्क्स में, fill in the blanks, true false any form में। It has intensified in recent times because of the growth of fast mode of communication, particularly the growth of information technology। सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग दिखती है कहीं पे इंडिया में तो वो है क्या, आईटी सेक्टर में। ठीक है, यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि with the help of modern telecommunication links, the text, voice and visual data in respect of these services is digitized and transmitted in real time over continent and national boundaries। मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन स्किल्स आगे हैं, जैसे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी कितना डे बाई डे जो है डेवलप करती जा रही है, तो ये बहुत इजी हो गया है किसी भी टेक्स्ट, वॉइसेस या विजुअल डेटा को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, तो इसलिए आउटसोर्सिंग का वर्क जो है और ज्यादा
फेमस भी हो गया है और बहुत ईजी हो गया है कि बहुत ही कम समय में हम लोग एक किसी कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री नेशनल बाउंड्रीज में ट्रांसफर कर सकते हैं ये सारे इंफॉर्मेशन को। इंडिया जो है वो एक बहुत ही फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गई है आउटसोर्सिंग के लिए। मतलब यहाँ पे आउटसोर्सिंग का वर्क बहुत ही ज्यादा होता है और लोग बहुत सारे अदर फॉरेन कंट्रीज जो है वो प्रेफर करती है आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया को। क्यों करती है? बहुत सारे एमएनसीज जो हैं इसलिए करती हैं क्योंकि जो लो वेज रेट सिस्टम है यहाँ पे, है ना, ये एक ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं, लेकिन यह हो जाता है। एक तो इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा है, ये भी इसके रीजन हो सकता है कि बहुत ही लो वेज में काम करने के लिए लोग यहाँ तैयार हो जाते हैं। उन तो एमएनसीज के लिए क्या चाहिए, अगर आपका काम हो रहा है और बहुत ही कम पैसे में हो जा रहा है तो बिल्कुल वो आप ही को प्रेफर करेंगे काम कराने के लिए ना। और प्लस साथ में लो वेजेस के साथ साथ यहाँ के जो वर्कर्स हैं, मैन पावर है, वो काफी स्किल्ड भी है। यानी कि पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके पास उतना जॉब नहीं है, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही लो वेजेस में भी वो काम करने को रेडी हो जाते हैं। तो ये दो रीजन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड लो वेज रेट, ये दो रीजन है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया है एमएनसीज के लिए या आउटसोर्सिंग के लिए। बीपीओ कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को बीपीओ कहा जाता है। ये वर्ड सुना भी होगा कहीं ना कहीं। बीपीओ बीपीओ जो होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग दूसरे नाम से कॉल सेंटर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। फोन में हमारे कोई प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क नहीं आता है या कुछ कंप्लेन करनी होती है, अब तो सिर्फ फोन में ही नहीं, अब बाकी सारी चीजों के लिए भी किसी भी तरीके से हमें हेल्प चाहिए होती है, सर्विस चाहिए होती है, किसी भी मशीन की बात कर सकते हैं या किसी भी सर्विस की बात कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉल सेंटर को फोन लगाते हैं, है ना। वहाँ पे कॉल करते हैं जो कॉल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो मोस्टली देखेंगे इंडियंस ही हमें मिलते हैं। कभी हमें ऐसा हुआ है कि हमने कॉल सेंटर पे फोन लगाया है, वहाँ पे फॉरनर्स हमें मिल रहे हो। अगर हमारी जो जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, मे बी वो फॉरेन कंट्री की क्यों ना हो, वो इंडियन ना हो, लेकिन फिर भी कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि हमेशा इंडियंस ही रिसीव करते हैं। और अगर ऐसा देखा जाए ना तो वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल सेंटर इंडिया के अंदर ही है। समझ में आया? सबसे ज्यादा कॉल सेंटर क्या है, इंडिया में ही है। और ये 2007 और 8 से बहुत ज्यादा तेजी से स्टार्ट होने लगा था, बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। सम ऑफ मैम एक बार द फिर से बता दीजिए पूरा पॉइंट। मैम स्टार्टिंग से एक बार बता दीजिए। कहाँ थी तुम? मैम मैं यहीं पे थी लेकिन हल्का सा समझ में नहीं आया, कंफर्म। हल्का तो समझ में नहीं आया तो एक काम करना, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो जाके एक बार वीडियो देखा करो, तुम लोगों के लिए ही अपलोड किया जाता है डेली डेली। लेकिन व्यूज तो बिल्कुल नहीं आते हैं, मतलब 1 या 2% के अलावा कोई उसे देखता भी नहीं है, जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं भी कर रहे हैं। सारी चीजें मेरी बातें बोली हुई हैं, कहीं गई नहीं है। उसको वीडियो एक बार जो है दोबारा से सारे लोग देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है मैम थर्ड पॉइंट समझा दीजिए, वही नहीं समझ में आया। थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही फेवरेबल, मतलब बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन हम कह सकते हैं बन गया है, जगह बन गई है। किन लोगों के लिए? जो लोग आउटसोर्स, जो लोगों को आउटसोर्सिंग करानी होती है, मतलब कि ऐसे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, एमएनसी जिसे बोलते हैं हम, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, वहां पे उनके जब वर्क बहुत ज्यादा होते हैं या उन्हें कुछ चीजों को आउटसोर्स कराना होता है, यानी कि दूसरों से काम करवाना होता है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या कैसे भी, तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया को प्रेफर करते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि इंडिया में दो रीजन हो सकती हैं। क्या? कि यहाँ पे जो मैन पावर है उन वो लो वेज रेट में काम करने को तैयार हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर्स हैं बहुत ना, यहाँ अवेलेबिलिटी है किस चीज की, स्किल्ड मैन पावर की, यानी कि यहाँ पे स्किलफुल जो लोग हैं वो ज्यादा हैं और प्लस वो कम वेज रेट में भी काम करने को रेडी हो जाते हैं। इसलिए जो है ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन है एमएनसीज के लिए या उनके लिए जिन्हें आउटसोर्सिंग करानी होती है।
ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ सर्विसेज हैं जो आउटसोर्स कराई जाती हैं इंडिया में, जैसे कि इंडिया में देखो क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग होती है, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज वाले यहाँ आते हैं, यहाँ पे के लोगों से ये काम करवाते हैं अपने कंट्री के लिए या अपने कंपनी के लिए कह सकते हैं। वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस मतलब वही बीपीओ, यानी कि कॉल सेंटर्स, जैसे हम कॉल सेंटर्स भी बोलते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग जिसे हम बोलते हैं, जो हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं ना, बुक कीपिंग, उसे कहते हैं रिकॉर्ड कीपिंग। और अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का काम भी इंडिया में जो है बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड पीपल हैं जिन्हें अकाउंटेंसी जो है उसमें माहिर हैं, और बड़े बड़े कंपनीज की अकाउंटेंसी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज हैं जिनका अकाउंटिंग का काम इंडिया से ही होता है। उनको उनके जितने भी पूरे जितने बड़े बिजनेस है ना, उनका जितना भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हुआ या सारे रिकॉर्ड रखने हुए, ये सारा काम जो है इंडियंस ही करते हैं, है ना। एक जेनपैक्ट नाम की ऐसी कंपनी है, वो बहुत बड़ी कंपनी है, अराउंड 150 साल से चल रही है। तो उन वो सारी कंपनीज भी जो है ये आउटसोर्सिंग वर्क कराती हैं। तो फिल्म एडिटिंग का काम भी होता है इंडियन में, इंडियन फिल्म एडिटिंग के लिए भी बहुत स्किल्ड हैं, और म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारे जो वर्क हैं जो कि हमें लगता था कि इंडिया में होते हैं और फॉरेन कंट्रीज में और भी ज्यादा अच्छे से होते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरेनर्स जो हैं वो लोग भी ये सारे काम के लिए इंडियंस के पास ही आते हैं काम कराने के लिए। तो ये क्या था, कुछ सर्विसेज थे जो आउटसोर्स होते थे इंडिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पता है किसी को? What is WTO, World Trade Organization? Have you studied this in your previous class? पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। चलो क्या होता है देखते हैं ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि देखो क्या था ना कि ग्लोबलाइजेशन हुआ था। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था कि जो अलग अलग कंट्रीज थी, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज हैं, इनके बीच में क्या हो गया था, ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो गया था, है ना। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, ये कंट्री इस कंट्री से ट्रेड कर सकती थी, इस कंट्री से ट्रेड कर सकती थी, इधर से कर सकती थी, ये जो है किसी अलग कंट्री से ट्रेड कर सकती है, यहाँ कर सकती है। तो मतलब कंट्रीज के बीच में आपस में ट्रेडिंग करना जो है वो बहुत ही ईजी हो गया था, बहुत आसान हो गया था। तो ग्लोबलाइजेशन का मेन मोटिव तो यही था कि हम जो है ट्रेडिंग के लिए जो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को खोल दे, वर्ल्ड के हर सब इकोनॉमी में जो है हर लोग एक दूसरे से क्या कर सके, ट्रेड कर पाए। तो जब ये ट्रेडिंग जो है इजी हो गया था हर कंपनीज के लिए, तो इनको क्या है कि जब पहले तो आपस में ही ट्रेड करते थे, जब एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करने लगे थे, तो अब क्या था, एक ऐसे सिंगल बॉडी की जरूरत थी, एक ऐसे जो है इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी, हम बोल सकते हैं, या एजेंसी की जरूरत थी, जो कि क्या करते हैं, वो इन सारे ट्रेड्स को जो है कंट्रोल कर सके। कंट्रोल क्या कर सके, इसमें रूल एंड रेगुलेशन, इसमें कुछ नियम कानून बना सके, कुछ कायदा बना सके, है ना। कोई किसी को कुछ भी नहीं बेच रहा हो, उसमें कोई एक एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए किसी भी चीज को करने का। तो उसके लिए क्या किया गया था कि उसके लिए GAAP ये बनाया गया था। GAAP इसका मतलब क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऐसा एग्रीमेंट बनाया गया था ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि ग्लोबली जो हम ट्रेड करते हैं, है ना, हर चीज से ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाया गया था कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये बनाया गया था। इससे क्या होता है कि ये लोग जो थे, इसमें सबसे पहले ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये ईयर 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसमें टोटल कितनी थी, 23 कंट्रीज थी,
ये 23 कंट्रीज ने मेंबर मिलके, एक साथ मिलके इन लोगों ने ये बनाया था गैट, जिसे हम बोलते हैं GATT, सॉरी गलत लिखा हुआ था, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, ये लोग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन ये जो ग्लोबल मार्केट में जितनी कंट्रीज थी ट्रेडिंग करती थी, उन्हें ये सारे नियम कानून को फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। बट इसमें ये जो गैट है GATT, उसमें क्या था, कुछ कुछ कमियां थी, कुछ जो है जैसे उसमें चेंजेस लाने की जरूरत थी, एक तरह से उसमें कह सकते हैं कि उसमें भी थोड़ा रिफॉर्म लाने की जरूरत थी, है ना। उस रिफॉर्म के लिए क्या किया गया, उस GATT को और थोड़ा इम्प्रोवाइज किया गया, उसे और ठीक किया गया। उसके लिए फिर 1995 ईयर में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, ठीक है। WTO was founded in 1995 as successor organization to GATT। GATT का ही सक्सेसर बोला गया यहाँ पे, इसका मतलब है कि पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे, उसे ही और इम्प्रोवाइज करके उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाके, जैसे जैसे इकोनॉमी में या ग्लोबल चेंजेस ला रहे थे, उसमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़े चेंजेस लाके WTO का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था? 1995 में, ठीक है। एंड ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इसमें क्वेश्चन बहुत आसानी से 3 to 4 मार्क्स में पूछता है कि होता क्या है ये, इसके बारे में लिखना होता है। अभी जो है एट प्रेजेंट में WTO में टोटल जो है 164 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड ऑल द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू अबिड बाय द लॉ फॉर्म बाय द WTO। अब क्या होता है कि ये जो जितने भी कंट्रीज थी जो ग्लोबली ट्रेड कर रही हैं, वो उसके मेंबर बनी है कितनी, अब लगभग ना देश को बहुत सारे कंट्रीज, जैसे कि 164 कंट्रीज लिखा हुआ है, उसके मेंबर बन गई है। और इन सारे, और जो भी WTO रूल्स बनाता है, लॉ बनाता है, उन पूरे लॉ को ये जितने भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको उस लॉ को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ट्रेड करना होता है। सब मेजर फंक्शंस ऑफ WTO के कुछ मेजर फंक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ, क्या क्या लिखे हैं, जैसे कि टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। क्या करता है WTO? फॉरेन ट्रेड करता है, उसी चीज के लिए तो बनाया गया, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, तभी इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये वर्ल्ड के ट्रेड को जो है मॉनिटर करता है और उन्हें उसमें रूल्स रेगुलेशन बनाता है। तो एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। क्या करता है ये? एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है, मतलब ट्रेडिंग तो कर देंगे हम, लेकिन किसी रूल के अंडर करेंगे ना, कुछ नियम से करेंगे, हमें ट्रेडिंग करने का कुछ नियम भी होना चाहिए। टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। इसका ये भी एक एम था WTO का, कि जो प्रोडक्शन सर्विसेज है और ट्रेड है सर्विसेज की, उसे भी हम और बढ़ाएं और जो है एक्सपेंड करें। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। एंड WTO जब अपने रूल्स बनाता है, लॉ बनाता है, तो उनमें इस बात का इंश्योर रहता है कि जो हम वर्ल्ड के रिसोर्सेज का, जितने भी हम जैसे एज अ रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उसकी हम बर्बादी ना करें, उसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, मतलब कि उतना ही यूटिलाइज करें कि कम से कम में अच्छा अच्छा उसकी एफिशिएंसी बन सके, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। यानी थोड़े से चीज यूज करके भी हम उसमें ज्यादा ग्रेट बेनिफिट निकाल सके। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। एंड WTO का और ये भी एक काम होता है कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखे, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, और इस चीज पे नजर रखे कि कौन सी कंट्री जो है इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म पहुंचा रही है, तो उस पर एक्शन ले, तो ये भी काम होता है उनका। शुड इंडिया बी मेंबर ऑफ WTO? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंडिया को WTO का मेंबर होना चाहिए? इसमें 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये दोनों पॉइंट्स पढ़ते हैं कि कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो मानते हैं, उनकी नजर में क्या होता है कि देयर इज नो यूज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ WTO। उन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जैसे कि इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, अभी डेवलप्ड नहीं है, उन कंट्रीज को WTO का मेंबर जो है होने का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग, ये कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग आंसर है, उसके बेसिस पे बताया गया है कि मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑकर अमंग द डेवलप्ड नेशन, है ना। तो ये हम लोग पीछे पढ़े भी थे कि जो अगेंस्ट वाले पॉइंट में ग्लोबलाइजेशन की, जो जो डेवलप्ड नेशंस होती है ना, वो ही क्या करती है, मेजॉरिटी ऑफ द
जो है प्रोडक्शन करती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। उनके पास, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि उनके पास सोर्सेज होते हैं, उनके पास फाइनेंशियल हेल्प होती है, उनके पास सारी चीजें टेक्नोलॉजीज होती हैं मॉडर्न, और जो है एकदम अच्छी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड कौन करता है? जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को इसके मेंबर होने से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये क्यों कह रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड एज दे वर फोर्स्ड टू ओपन अप देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। बोल रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको उनके साथ चीटिंग भी होती है। किस तरीके से चीटिंग होती है? ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, उनके पास प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड भी सबसे ज्यादा करते हैं, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स करती हैं कि आप अपना मार्केट ओपन करिए हमारे गुड्स के लिए, हम अपना प्रोडक्ट लेके आपके मार्केट में आएंगे और अपने सामान बेचेंगे। तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, तो डेवलपिंग कंट्री को, जैसे इंडिया को, अपना मार्केट खोलना ही पड़ता है। वो मना नहीं कर सकता है कि नहीं फॉरेन गुड्स नहीं आएगा हमारी कंट्री में, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा दी गई थी, है ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, ये सारी चीजें हटा दी गई थी। तो इसके चक्कर में उन्हें अपना मार्केट खोलना पड़ता है, और डेवलप्ड कंट्री है बल्क में अपने गुड्स लाके हमारे मार्केट में बेचने लगते हैं। बट ऑन द अदर हैंड वो हमारे कंट्री के, यानी डेवलपिंग कंट्रीज के गुड्स को अपने डेवलप्ड मार्केट में उतना अलाउ नहीं करते हैं, उसमें भी वो रोक टोक करते हैं, क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, तो वो कंडीशंस लगा देते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि उनके कंट्रीज के, डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत आराम से घूम पाते हैं फ्रीली, और डेवलपिंग कंट्रीज को उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए उनका, कुछ लोगों का कहना था, स्कॉलर्स का, कि ये जो है WTO के मेंबर होने का ज्यादा यूज नहीं है इंडिया को। ठीक है, तो ये तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, क्योंकि ये उसके हम ड्रॉबैक्स भी देख सकते हैं कि क्या क्या, अगर ये क्वेश्चन ड्रॉबैक करके पूछता है तो उसमें भी हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि क्यों यूजफुल उतना नहीं है। ठीक है, अब बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है आउटसोर्सिंग और WTO से? बोलो, कुछ नहीं पूछना है? नो ओके मैम। नो मैम। ओके। यूटिलाइजेशन का क्या यूटिलाइजेशन मतलब? का क्या मतलब है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है ना कि कम खर्चे में या कम सामान में, अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम भी है, उसका हम बेस्ट यूज कर सके। यानी थोड़े से, अगर पैसे के पैसे के मामले में मान लो बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कम पैसे में उसका ज्यादा फायदा निकालना किसी भी चीज का। जैसे यहाँ रिसोर्सेज की मान लो बात होती है कि हम अपने रिसोर्सेज को, जितना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं है कि हम सारा का सारा यूज करके खत्म कर डालें। उन थोड़े से रिसोर्सेज में हम उसका बेस्ट, एक ज्यादा से ज्यादा कितना बेनिफिट निकाल सकते हैं, उतने यूजेस उतने बेनिफिट निकालना, उसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम का मतलब हो गया कि थोड़े से सामान में ज्यादा बेनिफिट लेना। ठीक है, बात समझ में आई? यस। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, यस। कुछ प्रोडक्ट्स में उसका वेस्ट भी निकलता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं शुगर केन की। शुगर केन से हमें पता है कि शुगर बनता है, और जो है गुड़ वो बनता है, जैगरी जिसे बोलते हैं, है ना। तो जो शुगर केन से फिर हमने उसका जो रस, जो है उसका जूस निकाल लिया, उसके बाद जो उसका जो वो बचता है ना, जो वेस्ट होता है, निकलता है, जो उसका पार्ट बचते हैं, उससे भी क्या किया जाता है ना, पेपर वगैरह बनाया जाता है। जो हम लोग कॉपी में, नोटबुक में पेपर यूज करते हैं, और पेपर बनाने का हमें ये भी पता है कि ट्री को काट के भी पेपर बनाया जाता है। तो हम क्या कर सकते यस हैं, मैम। हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को ना ज्यादा खराब करते हुए हम शुगर केन के वेस्ट को भी तो पेपर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गया। जो भी हमारा रिसोर्सेज था उसका पूरी तरीके से भरपूर यूज कर लेना, इसी को बोलते हैं क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ओके, नाउ योर क्लास मैम इज ओवर। रिसोर्सेज में बेनिफिट लेना ना। हाँ, रिसोर्सेज का पूरा बेनिफिट निकालना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकालना। ठीक है फिर,
और कोई प्रॉब्लम होगी तो 12 बजे वाले क्लास में आप लोग डिस्कस करिएगा, ठीक है? यस मैम। ओके।